Hi everyone, once again you all welcome the wonderful session of the CP Smart Classes. CP Smart Class के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस या तो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं या तो इनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। सीपी स्मार्ट क्लास के ऐप पर अब सभी क्लासेस, म्यूजिक की क्लासेस, बायोलॉजी की क्लासेस, मैथमेटिक्स की क्लासेस प्लस कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश की क्लासेस अब रेगुलर फॉर्म में चल रही हैं। तो आप सीपी स्मार्ट क्लास का ऐप डाउनलोड करिए और वहां से कोर्स अगर में आप अभी परचेज करते हो तो अभी हमारे ऐप पर जो है सभी कोर्सेस के लिए 25% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। अगर मैं ये कोड वहां पर आप अप्लाई करते हो, द कोड इज XMUS25। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हिस्सा बने, परिवार बने जो है सीपी स्मार्ट क्लास का और अधिक से अधिक लाभ इस जो है आप जो है एकेडमिक हब से उठाने का प्रयास करें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने जो है क्वेश्चंस की सीरीज की तरफ, जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं। तो ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं प्यारे बच्चों की इस समय आप सभी के लिए समय का महत्व, उसकी महत्ता क्या है। जो बच्चे लगातार कई सालों से इस अपने प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, भाई हमारी दुआ और आशीर्वाद यही होगा कि वो बच्चे पॉजिटिव माइंडसेट रखें और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहे। हिम्मत नहीं हारना है भाई, ठीक है, हिम्मत हारना ही नहीं है, लगे रहिए, कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी, कंफर्म है, कंफर्म है। बस पॉजिटिव माइंडसेट का होना जरूरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए यहां पर आइए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सेट करते हैं और आपको समझाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए कि प्लैकिया स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो प्लैकिया स्टेज है, ठीक है, वो किसके अंदर पाई जाती है। तो आपको दिमाग में यही होगा, सर प्लैकिया स्टेज होती क्या है एक्चुअल में। तो समझाता हूं ना बच्चा, मैं इसीलिए हूं यार, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 इज द क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन नंबर 2 इज द वॉलवॉक्स, थर्ड इज द यूलोथ्रिक्स एंड फोर्थ इज द स्पाइरोगाइरा। तो सेकंड ऑप्शन दैट मींस वॉलवॉक्स इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। वॉलवॉक्स के अंदर प्लैकिया स्टेज पाई जाती है। अभी तो ऐसे याद करो कि वॉलवॉक्स के अंदर प्लैकिया स्टेज पाई जाती है। और समझा देता हूं कि प्लैकिया स्टेज एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है बेटा। अगर मैं आप देखो, अगर मैं ये वॉलवॉक्स का एक स्ट्रक्चर है, दिस इज द वॉलवॉक्स, दिस इज द वॉलवॉक्स, और ये इसका फ्लैजिला है, ये क्या है, फ्लैजिला है। तो अभी बात समझिए, जो वॉलवॉक्स का अपर पार्ट होता है इसको एंटीरियर पार्ट कहते हैं प्यारे बच्चों, और जो नीचे वाला पार्ट इसको क्या कहते हैं, पॉजिटीरियर पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटीरियर पार्ट। अब बात समझिएगा, जब ये प्लैकिया स्टेज में जाता है तो करता क्या है, एक प्लैकिया स्टेज अभी आएगी वॉलवॉक्स के अंदर, लेकिन उससे पहले क्या करता है, रिमूव करता है, ये रिमूव करता है अपने फ्लैजिला को। किसको, बात समझिएगा, प्लैकिया स्टेज में जाने से पहले जो ये वॉलवॉक्स है अपने फ्लैजिला को इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा अपनी बॉडी सरफेस से, ठीक है। तो जब ये हटा देगा तो अब ये वॉलवॉक्स क्या ऐसा दिखेगा आपको, बताओ भाई, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। अब ये डिवीजन करेगा कुछ इस तरीके से, देखिए डिवीजन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अब डिवीजन करेगा। अब डिवीजन करेगा तो 1 से 2 हो जाएगा, और डिवीजन किस तरीके का होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, जहां पर क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहेगा, बराबर। और इफ डिवीजन को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, अगर मैं आपको इसका नाम है कि माइटोसिस डिवीजन का दूसरा नाम क्या, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर, चलिए हम ही बोल देते हैं भैया, इसका नाम, इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं बेटा, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये बार बार माइटोसिस करेगा और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें 8 सेल होंगी, 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेकिया स्टेज। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्लेकिया स्टेज। एंड ये प्रेजेंट कहां पर होगी बच्चा? वॉलवॉक्स के अंदर होगी। बताइए, बात समझ में आई? तो वॉलवॉक्स का ऑप्शन कैसे सही है, क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए यार, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आई एम नॉट द कंप्लीट पर्सन, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत बहादुर हैं भैया, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे जितना आता है और उतना आता है कि जितना मैं आपको सिखा सकूं और आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए जो है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द राइजोफोर इज फाउंड इन। राइजोफोर प्रेजेंट कहां पर होता है? देखिए, राइजोफोर क्या होता है समझा रहा हूं। इज फाउंड इन, राइजोफोर प्रेजेंट कहां पर होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 मार्सिलिया, सेकंड इज द इक्विसिटम, थर्ड इज द लाइकोपोडियम, फोर्थ इज द स्लेजिनेला। तो द ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, स्लेजिनेला। स्लेजिनेला इज द राइट आंसर। राइजोफोर क्या होता है? ठीक है, इट इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ स्ट्रक्चर between 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 the stem and root। भाई बात समझ, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ना ही कंप्लीट स्टेम है और ना ही कंप्लीट रूट है। राइजोफोर क्या होता है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ना कंप्लीट स्टेम की तरीके से होता है, ना कंप्लीट रूट की तरीके से होता है। और ये ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखता कहां पर है? दिखता कहां पर है स्टूडेंट? स्लेजिनेला के अंदर। कहां पर? स्लेजिनेला के अंदर। बताओ, बात क्रिस्टल क्लियर है सभी के लिए? तो फिर मैं आगे चलूं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप सभी लोग। बिल्कुल, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज which is not true about the glycolysis। anybody have the answer कि what is the meaning of the glycolysis? ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? क्या आपको आंसर मुझे दे सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, ग्लाइकोलिसिस अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस देयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी एनर्जी क्या होती है भैया? रिलीज होती है। ठीक है, एंड एनएडीपीएच भी। ठीक, चलिए मैं समझाता हूं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिसिस। जो 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, जो 4 ऑप्शन लिखे हैं, पूछ रहा है कि इसमें से ग्लाइकोलिसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? अकर ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। लो भाई, यही गलत है, पहला ही गलत हो गया। क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस होती है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। बच्चा, जो ग्लाइकोलिसिस होती है ना, वो सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी, चाहे वो ऑर्गेनिज्म एरोबिक हो चाहे ऑर्गेनिज्म एनारोबिक हो। एरोबिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करे, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसको एरोबिक कहते हैं। जो बिना ऑक्सीजन के भी रह ले। देखिए, यहां पर उल्टा थोड़ा हुआ है क्योंकि एरोबिक यहां लिखा है। तो एरोबिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एनारोबिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ना, वो केवल एरोबिक में नहीं चलती है, वो एनारोबिक में भी चलती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरा क्या है? अकर इन द ऑल ऑर्गेनिज्म। ये सही है भैया, ग्लाइकोलिसिस यही तो कह रहा था मैं यहाँ पर कि चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, सभी के अंदर चलेगा। अकर इन द साइटोप्लाज्म, लोकेशन भी सही है कि इसका प्लेस क्या है ग्लाइकोलिसिस का? साइटोप्लाज्म है। ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज, ये भी सही भाई। ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है कहां पर?
बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि जब बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज, देखिए बात समझिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिटेल करना ही चाहिए आपके लिए यार। देख ले, मान लीजिए ग्लूकोज है C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। जब ये ब्रेक होगा, जब ये ब्रेक होगा कहां पर, हमारे अंदर मतलब ह्यूमन के अंदर मान ले ऐसे, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा तो 38 एटीपी एनर्जी निकलेगी। ये तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन जब यही ग्लूकोज बैक्टीरिया के अंदर ब्रेकडाउन होगा तो बैक्टीरिया के अंदर पार्शियल टूटता है, क्या पार्शियल, पार्शियल ब्रेक होता है। तो जब पार्शियल ब्रेक होगा तो केवल 2 एटीपी की एनर्जी निकलती, कितनी, 2 एटीपी। हमारे अंदर ग्लूकोज टूटेगा तो 38 एटीपी निकलेगी, और बैक्टीरिया के अंदर या ईस्ट के अंदर टूटेगा तो 2 एटीपी की एनर्जी निकलेगी। तो ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज, ये बात भी सही है अपनी जगह, ठीक है। तो 3 ऑप्शन सही, ऊपर वाला गलत। तो गलत स्टेटमेंट को हमने पकड़ लिया यार। क्लियर है बच्चा? ऑल द इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रिस्टल क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज कि पैलियमोन इज द, चलिए देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन भैया, क्या है क्या है। ठीक है, क्या लिखा है कि पैलियमोन द स्टैटोसिस्ट, ये टर्म है भैया, यही तो मेन है इसकी बात। स्टैटोसिस्ट आर प्रेजेंट विद इन विच अपेंडेजेस, ठीक है, एंटेन्यूल, एंटीना, मैंडिबल्स, मैक्सिला। तो भैया हाई दोनों चले गए कॉकरोच में, चलो इसकी बात अभी नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एंटेन्यूल। क्या, एंटेन्यूल। अब आपको समझाता हूं कि स्टैटोसिस्ट होता क्या है, ठीक है। देख बेटा, स्टैटोसिस्ट होता क्या, ठीक है, स्टैटोसिस्ट होता क्या, नोट कर लें पहले इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से नोट कर लें स्टूडेंट, जो है एकदम ध्यान से जो है, ठीक है। स्टैटोसिस्ट जो है ये करता क्या है, मेंटेन करता है स्टूडेंट, क्या करता है, ये मेंटेन करता है बैलेंस को, क्या, ऑर्गेनिज्म के बैलेंस को, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बैलेंस है, जो एंटीन्यूल है ना, तो देखिए पैलियमोन इज द स्टैटोसिस्ट आर प्रेजेंट विद इन द अपेंडेजेस। किसके अपेंडेजेस में, अपेंडेजेस समझते हो, जैसे आप सोचो ना, आप कैसा ऑर्गेनिज्म ले लो, टेंटिकल देखो, टेंटिकल, किसी के पास ऐसे सींग निकली हो, सींग निकली हो, ठीक है। तो इस तरीके का अगर मैं किसी के पास ऐसे बड़े बड़े, इसे अपेंडेजेस कहते हैं, क्या कहते हैं, अपेंडेजेस, ठीक है। तो जो पैलियमोन द स्टैटोसिस्ट आर प्रेजेंट विद इन विच अपेंडेजेस, तो जो एंटीन्यूल है, मान लेते हैं ऐसा स्ट्रक्चर, मान लेते हैं कि ये एंटीन्यूल है और इस एंटीन्यूल का ये अपेंडेजेस है, ये क्या है, अपेंडेजेस है। और इसके, बात समझ बालक, इसके अपेंडेजेस में यहां पर प्रेजेंट है, क्या, यहां पर प्रेजेंट है स्टैटोसिस्ट। क्या प्रेजेंट है बच्चा, स्टैटोसिस्ट। क्लियर है? अब ये स्टैटोसिस्ट करेगा क्या यहां पर, अगर इसके अपेंडेजेस में स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट है तो ये करता क्या होगा, वही तो समझा रहा हूं यार। करता है ये, मेंटेन करता है बैलेंस को और इक्विलिब्रियम को, उसके बॉडी को बैलेंस करेगा, मेंटेन रखेगा। दूसरी बात, इस स्टैटोसिस्ट के अंदर क्या रहता है, फील्ड रहता है, फील्ड, ठीक है, फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, पानी जैसा तरल पदार्थ भरा रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जो कि उसे बताता है कि भैया वाटर सरफेस पे, वाटर सरफेस पे, ठीक है, कब आना है, वाटर सरफेस पे कब आना है। तो मतलब एक तरीके से ये सभी कंडीशन को ऑब्जर्व करता है कि कंडीशन एटमॉस्फेयर की कैसी है। बात समझ में आ रही है, उसके हिसाब से ये पानी से निकल के क्या, कहां पर आता है, वाटर के सरफेस पे आता है। तो ये जो है ना एक भाई बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, ये इस की बॉडी को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम कह रहा है। इसके अंदर जो पानी भरा है वो क्या कर रहा है भैया, उसको बता रहा है कि कब वाटर के सरफेस पे आपको जो है वाटर से निकल के बाहर आना। क्लियर है बच्चा?
समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूं थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा एक एक क्वेश्चंस का। चलिए मूव करें, क्या मूव करें बच्चा अगले क्वेश्चन पे? चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे दिया भैया ये तो, अगर मैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया तो आप उखाड़ के फेंक दोगे यार। ठीक है, देख ले क्या है, अ न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोसोम का दूसरा नाम इसको हम डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग को ही न्यूक्लियोसोमल मॉडल भी कहते हैं, याद कर ले। डीएनए पैकेजिंग को भी न्यूक्लियोसोमल मॉडल कहते हैं। अब कहोगे तुम कि सर डीएनए पैकेजिंग क्या होती है, तो डीएनए पैकेजिंग समझा देता हूं बालक। देख, अगर में हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे डीएनए की लेंथ कितनी है? हमारे डीएनए की जो लेंथ है बच्चा वो है 2.2 मीटर। अब मेरी हाइट अगर में 5 फुट 10 या 11 इंच की है तो मुझसे भी थोड़ा सा बड़ा, यहाँ इतना बड़ा मान ले, देख ले इतना बड़ा। ठीक है, तो एक डीएनए एक सेल में डीएनए की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। बात समझ में आ रही है? एंड न्यूक्लियस की साइज कितनी? क्योंकि डीएनए कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। अब बच्चा तू बता दे यार मुझे, किसकी साइज छोटी किसकी साइज बड़ी? यार न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻⁶ मीटर है और डीएनए की साइज 2.2 मीटर है, -6 है। न्यूक्लियस हमारा इतना छोटा है कि नेकेड आई से दिखता ही नहीं है, और हमसे ज्यादा बड़ा डीएनए उसके अंदर कैसे रहेगा बालक? तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए हिस्टोन प्रोटीन है, तो हमारे न्यूक्लियस में होता क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। अभी समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से देख बच्चा। हमारे न्यूक्लियस में ये है हिस्टोन प्रोटीन। क्या है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। अब तुम अगर मैं कहोगे सर कि हिस्टोन जो है प्रोटीन आप बता रहे हो कि बेसिक हो गया, कैसे हो गया? तो बाबू हिस्टोन प्रोटीन बेसिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन आर्जिनिन का नंबर ज्यादा होता है। आर्जिनिन का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? अब बात सुनो बेटा कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन हमारे न्यूक्लियस में, उसके ऊपर डीएनए ऐसे व्रैप करता है, देखो इस तरीके से उलझ जाता है। क्या करता है? उलझ जाता है। बात समझ में आ रही है? अब तुम कहोगे फिर हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं? देख बात समझ बेटा, मैं तुझे एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट देता हूं यार। इधर आ, इधर देख, ये रहा मान ले तेरा न्यूक्लियस, हो गया न्यूक्लियस। अब बाबू तेरे न्यूक्लियस में ऐसे हिस्टोन प्रोटीन है। देख, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है H2A। क्या होती है? H2A। एक हिस्टोन प्रोटीन होती है क्या? H2B। एक होता है बच्चा H3, और एक क्या होता है? H4, और एक होता है H1। क्या होता है? H1। तो हिस्टोन प्रोटीन आर 5 टाइप्स, H2A, H2B, H4, H3 एंड H1। तो बाबू जो ये हिस्टोन प्रोटीन आप यहां पर देख रहे हो, इसी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए ऐसे व्रैप कर लेता है। क्या कर लेता है? व्रैप कर लेता है। समझ में आ रहा है? और उलझ के कंडेंस होके न्यूक्लियस में पड़ा रहता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं हम बोले कि हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के? पहला H2A, H2B, दूसरा बच्चा H3, और चौथा H4, और लास्ट H1। बेटा H1 को हम लिंकर हिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिंकर हिस्टोन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा? आरएनए हिस्टोन, आरएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन। तो न्यूक्लियोसोमल में आपका सही होगा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, डीएनए प्लस हिस्टोन। डीएनए प्लस हिस्टोन। पूछ क्या रहा है? न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियोसोम का मतलब होता है जहां पर डीएनए और हिस्टोन मिला रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब बात समझो, हिस्टोन यहां पर लिखा है, हिस्टोन लिखा है, फिर से समझाता हूं, ध्यान से देख। जैसे मैं यहां पर कहूं कि H2A है, यहां पर H2B है बच्चा, ऐसे कर, ये हिस्टोन तेरे न्यूक्लियस में है। अब बाबू इसके ऊपर जो है, यहां पर ध्यान से देख, ये डीएनए ऐसे क्या करेगा? ऐसे व्रैप करेगा। व्रैप किया डीएनए, और यहां आया, फिर ऐसे व्रैप कर लिया, व्रैप कर लिया। और ये तो, और इन दोनों के बीच में कौन होगा? H1। इसी को लिंकर मैंने लिखा था, देख लिंकर। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए ऐसे व्रैप करता है, उलझता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही होगा? डीएनए प्लस हिस्टोन। पूरी बात समझा दिया मैंने आपको,
नोट करिए इसको। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन, चलो भैया ब्लड वाला क्वेश्चन आ गया क्या, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, सारे क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं भैया, ठीक है, अगर में आते हैं तो अच्छे हैं, नहीं आते हैं तो एकदम खराब है, हाँ? चलिए खराब नहीं करना है, ठीक है। आओ देखते हैं क्या लिखा है कि इफ ह्यूमन ब्लड मिक्स विथ एन एंटीकोगुलेंट, बेटा एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि अगर में हम ह्यूमन के ब्लड में एंटीकोगुलेंट मतलब मिला देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर क्या, एंटी का मतलब अगेंस्ट, कोगुलेशन का मतलब थक्का बनना, अगर में हम ह्यूमन के ब्लड में एंटीकोगुलेंट मिला देंगे तो उसके ब्लड का जो है ना, ब्लड जमेगा नहीं, उसका थक्का नहीं मतलब बनेगा, तब क्या होगा, इज सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटल फर्स्ट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। चलो बहुत अच्छा, ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब, बच्चा ले लिया टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर भर दिया ब्लड, क्या भर दिया, ब्लड भर दिया बच्चा, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भर दिया, ब्लड भर दिया, और यहां पर हमने यूज कर दिया क्या, एंटी कोगुलेंट, क्या, एंटी कोगुलेंट यूज कर दिया, ठीक है, एंटी कोगुलेंट का मतलब जो इस खून को जमने नहीं दे, थक्का न बने उसका, और इसको एक सेंट्रीफिकेशन मशीन होती है, अब इसको कहां पर डाल दें, सेंट्रीफिकेशन मशीन में, सेंट्रीफिकेशन मशीन समझते हो, किसी चीज को बहुत तेजी के साथ घुमा देना है ऐसे, जब बहुत तेजी के साथ आप ऐसे घुमा देंगे मशीन को, तो जो हैवियर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, अच्छा कभी आप बालू देखियो, मशीन चलाओ, मशीन से जो है बालू निकलता है, जब बालू निकलता है तो बालू की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, या वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर में जो मिनरल्स होते हैं उसकी डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो जो रेत होती है वो नीचे तली में जाके बैठ जाती है, तो जिसकी सेंट्रीफिकेशन के बाद जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, देख डेंसिटी ज्यादा तुम पहचान लोगे, लाल खून पे जाओ, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, लाल खून, समझ गए होगे आंसर भैया, समझ गए आंसर, समझ गए, लाल खून कौन आंसर से होगा, इरिथ्रोसाइट, तो इसकी डेंसिटी बच्चा, इसकी जो डेंसिटी है, क्या बच्चा, डेंसिटी हाई है एज कंपैरिजन टू दीज ल्यूकोसाइट से, प्लेटलेट से और प्लाज्मा से, प्लाज्मा तो सबसे हल्का होगा, ठीक है, ये सबसे ऊपर, ये ऊपर जो दिखेगा ट्रांसपेरेंट लिक्विड एक होता है हल्का सा पीला कलर का, इसको आप बोलते हो प्लाज्मा, ये तो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, सबसे ऊपर प्लाज्मा और सबसे नीचे इरिथ्रोसाइट, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इरिथ्रोसाइट बच्चा, क्लियर, क्लियर बच्चा, बिल्कुल होना भी चाहिए क्लियर यार, मेरे साथ जुड़े हो, क्लियर होगा, ठीक है, चलो मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज the cohort of Bentham Hooker is equivalent to present day। देखो कोहार्ट जो है इसका मतलब है बालक, समझ लो डायरेक्ट आ जाओ, द कोहार्ट ऑफ बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, इक्वेलेंट टू प्रेजेंट क्लास ऑर्डर फैमिली नन, भैया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑर्डर, इसका मतलब है कि जो हम सीक्वेंस करते हैं, द सीक्वेंस ऑफ लिख दे रहा हूं बच्चा, द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट, द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है, इसी को कहते हैं कॉल्ड, क्या कहते हैं, कॉल्ड कोहार्ट, क्या कहते हैं, कॉल्ड कोहार्ट, और इसके अंदर आता है ऑर्डर, क्या आता है, ऑर्डर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भैया, ऑर्डर इज द राइट आंसर, क्लियर है बच्चा, स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए, हो गया बच्चा, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीपी स्मार्ट क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ठीक है, द प्रिंसिपल पेन थोड़ा सा पतला किया जाए, ठीक है, चलिए, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल to deliver to the intracellular target of the secrete outside of the cell. Option is the lysosome, Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, यार क्लास 9th का क्वेश्चन है भैया, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है, चल देख ले समझ,
देख बच्चा इधर, यहां पर मैं बनाता हूं एक सेल, दिस इज द सेल, और सेल के बीच में न्यूक्लियस, क्या बच्चा, न्यूक्लियस। अब मान ले बच्चा, यहां से मान ले इस तरीके से तूने पढ़ा होगा, इधर ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं तू ही बता दे। दो तरीके के होते हैं यार, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आ रहा है? तो एक इसमें प्रोटीन बनाता है और एक लिपिड मतलब बनाता है। इसके बाद इधर क्या होती है, गोल्गी एपरेटस। क्या होता है, गोल्गी एपरेटस। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज बनेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मटेरियल बनता है, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, उसकी पैकेजिंग कहां पर होगी, इस गोल्गी में होगी। कहां पर, इस गोल्गी एपरेटस कहते हैं, इस गोल्गी एपरेटस में होगी। और ये गोल्गी बॉडी जो है पूरे मटेरियल को टारगेट सेल, हर एक सेल में लेके जाएगा। हर एक सेल में कौन लेके जाएगा, ये गोल्गी एपरेटस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बच्चा, गोल्गी एपरेटस। सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या बोलोगे, सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो भी मटेरियल वहां से बनेगा उसकी पैकेजिंग होती है। इस गोल्गी एपरेटस में क्या होती है बेटा, पैकेजिंग होती है। क्या होती है बच्चा, इसमें होती है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स होती है, ठीक है। और फिर जब पैकेजिंग हो जाएगी तो हर एक सेल के पास वो क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस इज द राइट आंसर। एकदम क्लियर बच्चा, क्रिस्टल क्लियर, यस या नो यार। कम से कम कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं कि कमेंट्स आपके नहीं आ रहे, आने चाहिए भैया, तभी तो एनर्जी मिलती है टीचर्स को भी, ठीक। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ स्टूडेंट। डिसोसिएशन कर्व ऑफ द हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आओ देखते हैं डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व होगा कैसा, हाइपरबोलिक होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक। स्ट्रेट लाइन भी कभी नहीं हो सकता, पैराबोलिक भी नहीं हो सकता। सिग्मोइड इज द राइट आंसर, सिग्मोइड इज द राइट आंसर। देखो, जो डिसोसिएशन कर्व होता है किसका, हीमोग्लोबिन का, वो ऐसे कर्व बनता है। देख ये, इस कर्व को क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व। क्या बोलते हैं इस कर्व को बच्चा, इस कर्व को बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व होता है वो सिग्मोइड होता है। अब देख, यहां पर पार्शियल प्रेशर होगा, यहां पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहां पर क्या होगा, ब्लड सेचुरेशन होगा। क्या होगा, ब्लड सेचुरेशन होगा। अब भैया इतना तो तुम पढ़े होगे ना कि जब ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। कहाँ जाती है, फेफड़े में जाती है। फेफड़े से ऑक्सीजन बच्चा कहाँ मूव करेगी, चलो मैंने कहा एल्वियोलाई में चली गई। कहाँ चली गई, एल्वियोलाई से कहाँ चली गई बच्चा, ब्लड में चली गई। ब्लड से जो है वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, सेल में चला जाएगा। सेल में ग्लूकोज होता है कि नहीं, कहोगे होता ही है, सेल में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन क्या हो गई, प्लस हो गई। यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन, दोनों में रिएक्शन हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा, बन गई एटीपी एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी निकल गया, वाटर। बात समझ में आ रही है? तो बाबू एक समय तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा एक समय, लेकिन जब CO2 आएगा तो कर्व गिरेगा भी ना, कर्व पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा, डाउन होगा, फिर क्या होगा, डाउन होगा। तो बाबू जो हीमोग्लोबिन का कर्व होता है ना वो सिग्मोइड होता है। कैसा होता है बच्चा, सिग्मोइड होता है। क्लियर, नोट करिए इसको भी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है भैया, टेनिडियम, सी साइलेंट रहेगा, टेनिडियम ऑफ यूनियो ऑफ विच टाइप, ऑफ विच टाइप, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन कर रहा है कि जो टेनेडियम होता है यूनियो का, किसका, यूनियो का, वो किस तरीके का होता है, तो वो जो होता है प्यारे बच्चों प्रोटो ब्रांच होता है कि फिली ब्रांच होता है कि यूलेम ली ब्रांच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नोट कर लें स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट आज हम आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराए हैं और देखिए प्रैक्टिस देन मैन परफेक्ट एक कहावत है, ठीक है, कि भैया आप निरंतर अभ्यास करोगे तभी कामयाबी मिलेगी यार, ठीक है। देख कामयाबी का कोई शॉर्टकट तरीका होता नहीं है। और यार चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है, मेहनत हम सब करते हैं, मैं भी मेहनत बहुत करता हूँ अपने हिसाब से जितना मेरा पोटेंशियल है। और मेहनत आपको भी करनी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं बिना इसके कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं करेंगे तो आगे चल के जीवन कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में अगर मैं जिंदा अपने आप को रखना है और जिंदा रहना है तो इन सब कठिनाइयों और बाधाओं को पार करके भैया चाहे जैसे आगे बढ़ना है यार, कुछ भी करना है तो करना। एक जिद होती है, जिद है कि करेंगे, और जिद आप भी पाली लीजिए कि करना है, बस बात खत्म, इसके आगे कोई बात ही नहीं है। एक जिद है, करना है करना है करना है। ठीक, कल मिलते हैं फिर 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज और लेके। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, हार्ड वर्क करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ।